बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी इन द प्रेगनेंसी, तो जो कि ग्रीन टॉप गाइडलाइन नंबर 68 है। तो इसमें मैं आपको इसकी एग्जैक्टिव समरी बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी कैसे बनता है। तो डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी एंड एपिलेप्टिक सीजर शुड बी मेड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट इन एपिलेप्सी यूजली न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस हमेशा जो है ना वो न्यूरोलॉजिस्ट ने बनाना होता है। ठीक है, और लेकिन जो वुमेन एपिलेप्सी नॉट कंसीडर टू बी हाई रिस्क ऑफ अनप्रोवोक्ड सीजर, उनको आप एज अ लो रिस्क वुमेन भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने एपिलेप्टिक सीजर को क्लासीफाई कैसे करना है। तो वो कह रहे हैं कि जो वुमेन विद एपिलेप्सी, फैमिली और हेल्थ केयर प्रोफेशनल सबको जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी का पता जो होना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट इन्होंने एक ना टेबल दिया हुआ है, तो वो हम टेबल देख लेते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना एपिलेप्सी बताए हुए हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाती है टोनिक क्लॉनिक सीजर्स। ठीक है, उसमें इसको प्रीवियसली ग्रैंड मैल एपिलेप्सी भी कहते थे। इसमें क्या होता है, स्टिफनिंग और जर्किंग होती है और बाद में पोस्ट सीजर जो है ना कॉन्फ्यूजन और स्लीपीनेस होती है। इसमें सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से अनकंट्रोल फॉल हो सकता है और विदाउट प्रॉपर वार्निंग और फीटल हाइपोक्सिया, और इसके अलावा ये इसमें हाईएस्ट रिस्क होता है सडन डेथ ड्यू टू एपिलेप्सी। नेक्स्ट आ जाता है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर में ये होता है कि ब्रीफ ब्लैंक स्पेल आता है जिसमें अनरेस्पॉन्सिवनेस होती है पेशेंट की और फॉलोड बाय रैपिड रिकवरी हो जाती है। ठीक है, इसमें इसमें यह है कि हाई रिस्क होता है इन पेशेंट के अंदर टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स का। ठीक है, नेक्स्ट है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। तो इसमें मायोक्लोनिक जर्क्स जो होते हैं ना, इसका की फीचर होते हैं और उसके बाद ऑफन प्रोसीडेड है टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जन। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से या पेशेंट टायर्ड है तो उसकी वजह से ये सीजर हो सकते हैं। ठीक है, जिससे से फॉल हो सकता है और इवन जो है ना वो पेशेंट अपना बेबी भी जो है ना वो ड्रॉप कर सकता है ड्यूरिंग जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। नेक्स्ट है फोकल सीजर। फोकल सीजर को कॉम्प्लेक्स पार्शल भी कहते हैं और सिंपल पार्शल भी कहते हैं। दोनों में ये फ़र्क ये है कि कॉम्प्लेक्स पार्शल के अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसके सिम्टम वेरिएबल होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा रीजन और नेटवर्क ऑफ ब्रेन अफेक्ट हुआ है। ठीक है, और औरा जो है ना ये प्राइमरी फोकल सीजर है। इसमें भी पेशेंट में लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, डेंटल और हेड इंजरी हो सकती है और इसके अलावा पीरियड ऑफ हाइपोक्सिया हो सकता है फीटस के लिए, जिसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है ड्यू टू एपिलेप्सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले हमने डायग्नोसिस पढ़ा, फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। अब नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि अदर कंडीशन इसके डिफरेंशियल्स में और कौन सी कंडीशन आ सकती है। तो इसके डिफरेंशियल में एक्लैम्पशिया आ सकता है, कार्डिक कंडीशन है जैसे कि वेजोवेगल सिंकपी है, एरिथमिया है। ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस है और मेटाबॉलिक में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया आ सकता है। इंट्राक्रेनियल कॉजेज में सेरेब्रोवेनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, और न्यूरोसाइकेट्रिक कॉजेज हो सकते हैं, ये इसके डिफरेंशियल्स में आता है। नेक्स्ट है कि प्री प्रेगनेंसी आपने एक पेशेंट की कैसे काउंसलिंग करनी है। तो वो कह रहे हैं कि वो ये काउंसलिंग हमेशा जो क्लिनिशियन कॉम्पिटेंट हो ना उसको ही करनी चाहिए और पेशेंट को आपने रीश्योर कर देना है कि मोस्ट ऑफ द मदर जो होती है ना उनके बेबी हेल्दी होते हैं और इसके अलावा उनके अंदर कोई कॉन्जेंटल मेलफॉर्मेशन बहुत कम होती हैं। लेकिन उसको आपने ये भी बताना है कि जो कॉन्जेंटल मेलफॉर्मेशन है ना बेबी के अंदर, वो डिपेंड करती है टाइप, नंबर और डोज ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के ऊपर। नेक्स्ट है कि लॉन्ग टर्म न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम क्या होगा। तो आपने वुमेन को इन्फॉर्म करना है कि जो सोडियम वेलपोरेट है उसके साथ लॉन्ग टर्म न्यूरो डेवलपमेंटल एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अलबत्ता जो कार्बामाजिपिन या लिमोट्रिजिन है इसके साथ जो है ना वो एडवर्स इफेक्ट कम है। कॉन्जेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए को मिनिमाइज़ कैसे आपने करना है। तो पेशेंट को आपने ना जो प्री कंसेप्शन और ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपने 5 mg फॉलिक एसिड देना है। इसके अलावा लोएस्ट इफेक्टिव डोज ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देनी है और पेशेंट को कहना है कि वो जो है ना सोडियम वेलपोरेट और पोलीथेरेपी को मिनिमाइज आपने करना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है एपिलेप्सी के ऊपर। तो वो आपने बताना है कि 2/3 जो एपिलेप्सी वुमेन होती है ना उनके अंदर कोई डिटेरियोरेशन नहीं होती। अलबत्ता जो है ना जिन वुमेन को 1 ईयर प्रायर टू कंसेप्शन फिट्स हुए हैं तो उनको आपने मोनिटरिंग करनी है। नेक्स्ट है कि रिस्क क्या क्या आपने वुमेन के साथ कम्युनिकेशन करनी है। तो उसको बताना है कि प्री नीटल स्क्रीनिंग की इम्प्लीकेशन क्या है, उसको रिस्क ऑफ सेल्फ डिसकंटिन्यूशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का बताना है और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ऑन द फीटस, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्ट्रासेप्शन का, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने वुमेन को ज़रूर देनी है। सेफ्टी प्रिकॉशंस का उसको बताना है और इसके अलावा उसके जो है ना कंसर्न को आपने ज़रूर एड्रेस करना है। अब नेक्स्ट है कि एंटीपार्टम। पहले हमने ये पिछली पढ़ी है कि प्री कंसेप्शनल आपने क्या क्या काउंसलिंग करनी है। उसके बाद पेशेंट का एंटीपार्टम आ जाती है तो आपने उसको क्या करना है। तो उसका जो है ना रेगुलर प्लान एंटीनेटल केयर उसको देनी है। ठीक है, अगर किसी वुमेन को अनप्लान प्रेगनेंसी हुई है तो उसको कहना है कि फ़ौरन अपना जो है ना अर्जेंट बेसिस पे
वो एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट के साथ रिव्यू करे और नेवर रिकमेंड टू स्टॉप और चेंज द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अब्रप्टली विदाउट एन इन्फॉर्म डिस्कशन, ठीक है। और इसके अलावा उसको जो है ना रजिस्टर्ड भी करवाना है आपने यूके एपिलेप्सी प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है कि टाइमिंग ऑफ स्क्रीनिंग क्या है। तो जो फीटल एनोमली स्कैन है ना वो 18 से 20 + 6 वीक्स तक आपने करवाना है, ठीक है। और इसके अंदर ऑल वुमेन को आपने ना डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड जो है ना ऑफर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को मोनीटर आपने कब करना है। तो उसकी मोनीटरिंग जो है ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की प्रेगनेंसी के अंदर रिकमेंडेड नहीं है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के पेशेंट में? डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आ सकते हैं। ऑब्स्टैटिक कॉम्प्लिकेशन का क्या रिस्क है? तो इन वुमेन जो रिस्क ऑफ ऑब्स्टैटिक कॉम्प्लिकेशन है ना वो इन वुमेन के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। ऑब्स्टैटिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? मिसकैरेज हो सकते हैं, APH, PPH, IUGR, हाइपरटेंशन, इंडक्शन ऑफ लेबर और C सेक्शन, ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो वुमेन की मॉनिटरिंग आपने प्रेगनेंसी में कैसे करनी है? तो वुमेन को आपने जो है ना उसके रिस्क फैक्टर फॉर सीजर जैसे कि डेप्रीवेशन, स्ट्रेस, एडहेरेंस टू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, सीजर टाइप एंड फ्रिक्वेंसी, तो इनके बारे में उसको ये बताना कि ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। और अगर वुमेन का एडमिशन रिक्वायर्ड है तो हमेशा उसकी कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए बाय केयर पार्टनर और द नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। फीटस की कैसे मॉनिटरिंग करनी है? तो फीटस का सीरियल ग्रोथ स्कैन आपने करवाना है क्योंकि इसके अंदर SG और IUGR का रिस्क होता है, ठीक है। लेकिन रूटीन जो है ना CTG रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेशेंट बेबी को आपने विटामिन K IMG 1 mg IM देना है, ठीक है, ताकि उसको जो है ना हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न से बचाया जा सके। अलबत्ता जो है ना मदर को रूटीन है विटामिन K ओरल ड्यूरिंग एंटीनेटल और पोस्टपार्टम PPH की प्रिवेंशन के लिए जो है ना उसके बारे में लिमिटेड एविडेंस है, ठीक है। टाइमिंग और मोड ऑफ डिलीवरी में आपने इसको रीश्योर कर देना है कि अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर और डिलीवरी मोस्टली केसेस में होता है, ठीक है। तो C सेक्शन की कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। जो तो नॉन एपिलेप्टिक अटैक डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं ना उनको आपने जो है ना इनअप्रोप्रिएट मेडिकल इंटरवेंशन जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन, हाइड्रोजेनिक अर्ली डिलीवरी, इन सबको जो है ना आपने अवॉइड करना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में वो कह रहे हैं कि डबल डोज टू प्रिवेंट द प्रीटर्म लेबर जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं है। इंटरपार्टम केयर के लिए आपने जो है ना पेशेंट को बताना है कि जो है ना रिस्क ऑफ जो सीजर है ना वो लेबर में लो है। पेशेंट को आपने एडिक्वेट एनाल्जेसिया अप्रोप्रिएट केयर देनी है और इसके अलावा आपने इंसोम्निया, स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन जैसे रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ करना है। और जिन पेशेंट के अंदर हाई रिस्क है ना सीजर का उनके लिए लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाम जैसे कि क्लोबेज़ेपाम यूज़ करना है। और अगर वुमेन ऑरली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स टॉलरेट नहीं ना करी तो आपने उसको पेरेंटली ज़रूर देनी है। ऑप्टिमम मैनेजमेंट के लिए हमेशा हर यूनिट के अंदर गाइडलाइन होनी चाहिए, रिटर्न गाइडलाइन, और बेंजोडाइजेपिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट है कि कंटिन्यूस आपने इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग इन पेशेंट्स की करनी है, ठीक है। मेथड ऑफ एनाल्जेसिया जो है ना वो ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है। लेकिन पैथिडीन को आपने ना कॉशन के साथ यूज़ करना है। पैथिडीन की बजाय आपने डायमॉर्फिन यूज़ करनी है। ये सारे एनाल्जेसिया आप यूज़ कर सकते हैं लेबर के दौरान। इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और सूटेबल प्लेस ऑफ डिलीवरी हमेशा कंसल्टेंट लेड यूनिट विद द फैसिलिटी फॉर 1-to-1 मिडवाइफ केयर और मैटरनल न्यूनेटल रिससिटेशन, वहाँ पे इसकी डिलीवरी होनी चाहिए पेशेंट्स की। और वाटर बर्थ के बारे में वो कह रहे हैं कि डिलीवरी वो आपने इंडिविजुअल बेसिस पे देखना है। पोस्टमार्टम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है? तो इन पेशेंट के अंदर जो है ना वो हाई रिस्क होता है सीजर का ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। पेशेंट को आपने कहना है कि वो अपनी ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को कंटिन्यू करे और इसके अलावा ट्रिगरिंग फैक्टर जैसे कि स्लीप डेप्रीवेशन, स्ट्रेस और पेन इनको मिनिमाइज़ करना है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आपने मॉडिफाई कब करनी है? तो आपने ना पेशेंट का रिव्यू करना है 10 डे ऑफ द डिलीवरी टू अवॉइड द पोस्टमार्टम टॉक्सिसिटी, ठीक है। 10th डे पे आपने उसका रिव्यू करना है। न्यू बॉर्न के बारे में उसको ये बताना है कि मॉनिटरिंग करते रहे एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, लेकिन आपने ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज करना है और उसको ये बता देना है कि एडवर्स कोग्निटिव आउटकम जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कम है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट होती है ब्रेस्ट मिल्क में। सेफ्टी स्ट्रेटजी आपने पोस्टमार्टम सेफ्टी स्ट्रेटजी जो होती है ना वो आपकी एंटीनेटल और पोस्टनेटल दोनों डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट को आपने उनको अटेंडेंट को काउंसिल करना है कि सिंगल रूम होना चाहिए जहाँ पे कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन बाय केयर पार्टनर और नर्सिंग स्टाफ होनी चाहिए। डिप्रेशन के बारे में पेशेंट की स्क्रीनिंग आपने ज़रूर करनी है क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ पेशेंट के अंदर डिप्रेशन का सिम्टम होता है, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट को आपने कहना है कि वो उसको कॉन्टैक्ट डिटेल भी देनी है फॉर एनी असिस्टेंस। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में वो कह रहे हैं कि इन पेशेंट को आप कॉपर IUD, मारीना या मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो है ना ये रिलायबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है।
लेकिन अगर कोई वुमेन जो है ना इंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स ले रही हैं, जैसे कार्बामाजिपिन है, फेनोटाइन है, फिनोबार्बिटोल है, प्रेमिडोन है, टोपायरामेट है, और इन सब में पेशेंट को काउंसिल करना है कि अगर वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन ले रही है तो उसका फेलियर का चांस ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसडर्मल पैचेस और विजाइनल रिंग्स और प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट्स जो है ना, इन सब की जो है ना एफिकेसी इंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स के साथ अफेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन जो वुमेन नॉन इंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स ले रही है ना, जैसे कि सोडियम वेलप्रोरेट है, लेविट्राइसिटामी है, गाबापेंटीन है, ठीक है, प्रेगाबैलिन है, तो उनको आप हार्मोनल जो है ना मेथड कंसीडर ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए उन्हें कहना है कि कॉपर आईयूडी यूज़ करें, क्योंकि जो है ना लिवोनॉर्गेस्ट्रोल और यूपीए की जो एफिकेसी है ना वो रिड्यूस होती है बाय एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स। और वुमेन जो लिमोट्रीजिन मोनोथेरेपी ले रही है ना, और साथ में ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपी ले रही है, तो उसको भी ये कहना है कि उसमें रिस्क सीजर रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि लिमोट्रीजिन का लेवल जो है ना फॉल कर जाता है। नेक्स्ट है कि जो है ना आपने पेशेंट को ड्राइविंग के बारे में भी बताना है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की वजह से पेशेंट की ड्राइविंग भी इम्पैक्ट हो सकती है। और इसके अलावा आपने पेशेंट के जो है ना हेल्थ के प्रोफेशनल नीड टू बी अवेयर ऑफ इक्वलिटी लेजिस्लेशन ऑफ यूके दैट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी विद डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू।